हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम बेसिकली हमारे द हिंदू का इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिक्स के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक रहने वाला है। वैसे इसको अभी आज के टाइम पे इनफॉर्मल टर्म्स पे ब्रिक्स प्लस बोला जाता है, बट हम आज भी इसको फॉर्मल रेफरेंस के लिए ब्रिक्स ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, अभी रिसेंटली ब्राजील में 17th ब्रिक्स समिट 2025 कंडक्ट करवाई गई थी, जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, उन्होंने इंडोनेशिया को एज अ न्यू मेंबर ऐड करवाया। और इस मीटिंग का जो फंडा था, जो इसका मेन बेसिक फंडामेंटल था, वो क्या था? क्लाइमेट एक्शन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो ग्लोबल साउथ में सॉलिडेरिटी, आपस में भाईचारा लेके आना, ताकि दोनों जितने भी देश हैं, चाहे वो रिबल्स हैं ब्रिक्स ब्लॉक के बीच में, वहां पे सॉलिडेरिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्रिक्स एक्चुअल में है क्या, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। ब्रिक्स बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अभी एट प्रेजेंट 10 कंट्रीज को हम काउंट करते हैं। कितनी कंट्रीज? 10 कंट्रीज। इसके नाम आपको याद होने चाहिए: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये फाउंडिंग मेंबर है। फिर थोड़े साल बाद साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, फिर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई, और सबसे लास्ट में इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, और कौन से मेंबर्स हैं और कौन कब ऐड हुआ। ये मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी इमेज भी प्रोवाइड करी है, जो कि इनकी एवोल्यूशन की बात करता है। ये 2001 में बेसिकली ब्रिक टर्म कॉइन करी गई थी, किसके द्वारा? जो जिम और नील, ये गोल्डमैन सैच्स करके एक प्राइवेट फर्म है, वहां पे काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने इस टर्म को कॉइन करा था कि ऐसी टर्म कॉइन करी जा सकती है। फिर 2009 में एक फर्स्ट फॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी रशिया में। यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने पार्टिसिपेट करा था। फिर एक साल बाद साउथ अफ्रीका ने भी इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, तो ये ब्रिक क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया, जिसमें हमने एस को डिनोट करते हैं साउथ अफ्रीका को। फिर 2024 में सबसे रिसेंट ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, इन्होंने पहली समिट अटेंड करी एज अ मेंबर स्टेट 2024 में। फिर अभी सबसे रिसेंट जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कि 2025 में इंडोनेशिया ने भी ऑफिशियली एज अ मेंबर स्टेट इस ब्रिक को ज्वाइन कर लिया है, ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, और ये फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर बन जाता है इस पूरे ग्रुपिंग में। ठीक है, ये आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये जो टर्म मैंने आपको बताई 2001 में कॉइन करी गई थी, पहली समिट इसकी 2009 में ऑर्गेनाइज करी गई, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ने पार्टिसिपेट करा। 2010 में साउथ अफ्रीका यहाँ पे मेंबर स्टेट बन गया। फिर अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जब से 2024 के बाद से ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई ने ज्वाइन करा है, और सबसे रिसेंट इंडोनेशिया ने ज्वाइन करा है। जो ब्रिक्स टर्म थी उसको हमने क्या यूज करते हैं? ब्रिक्स प्लस करते हैं। जितने भी हमने और एड ऑन मेंबर स्टेट्स ऐड कर रहे हैं, उनको डिनोट करने के लिए हम इसको ब्रिक्स प्लस यूज करेंगे। ठीक है, और जो ब्रिक्स बेसिकली एज अ ग्रुपिंग है, जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 45% का कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, और पूरी ग्लोबल जीडीपी का 37% शेयर है इसके पास। और ईयू का जो शेयर है वो 14% है, और जो G7 का शेयर है वो ऑलमोस्ट 30% है। उनसे कहीं ज्यादा गुना ज्यादा शेयर ब्रिक्स का है। इस वजह से ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अगर हम बात करें कि जो ब्रिक्स है, इसके बेसिक की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, की एम्स क्या है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसकी फाउंडेशन का। सबसे पहले तो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, एक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन लेके आनी है, व्यापार को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, जितने भी ब्रिक्स के नेशन है, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। फिर जो ग्लोबल गवर्नेंस में कुछ कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है, और ब्रिक्स को ये रोल बहुत अच्छे से पता है कि कैसे करना है। ब्रिक्स क्या कर रहा है, उन्होंने अपनी कलेक्टिव वॉइस को रेज करने के लिए, ताकि एक फेयर वर्ल्ड हो सके, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो सके, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन उनमें रिफॉर्म लेके आ जा सके, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप को एक्सपेंड करने की बात चल रही है, यहाँ पे ये प्रेशर बिल्ड करने का बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। फिर जो ग्लोबल साउथ है, आपस में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करा जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां पे डेवलपिंग और जो इमर्जिंग नेशन है, अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं, और साथ मिलजुल के जितने भी इश्यूज है, ग्लोबल इश्यूज जैसे सस्टेनेबल ग्रोथ हुआ, क्लाइमेट फाइनेंसिंग हुआ, और जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, उसको ये बेसिकली एड्रेस कर सकते हैं। फिर
जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है और जो वेस्टर्न करेंसीज है उनके ऊपर बहुत साल से डिपेंडेंस ज्यादा हुई हुई थी। हम क्या कर सकते हैं, जो इनका ब्रिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन और जो वेस्टर्न करेंसीज है उसके ऊपर हम रिलायंस को कम करेंगे, हम अपनी चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने ये बोला कि हमको हमारी लोकल करेंसीज में ही व्यापार करना चाहिए और हमको हमारा खुद का एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम यूएसए के डॉलर और जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर कम रिलाई कर सकें। फिर एड्रेस दी ग्लोबल चैलेंजेस, जो भी ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हुआ, टेररिज्म हुआ, फूड या एनर्जी सिक्योरिटी हुई, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल हुआ। ये यहाँ पे एक और छोटी सी मैंने आपको पिक्चर दी है जो कि आपको एक विजुअल मेमोरी क्रिएट करने में हेल्प करेगी। रशिया और चाइना का आपस में क्या रिलेशन है, साउथ अफ्रीका का इंडिया में क्या रिलेशन है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का, रशिया और ब्राजील का, चाइना का और इंडिया का। बेसिकली क्यों ये इकोनॉमी साथ में आई और इन्होंने आगे ब्रिक्स को फॉर्म करा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्रिक्स के जो कुछ की इनिशिएटिव्स क्या हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, न्यूज में रहते हैं और हमको पता होना चाहिए हमारे आंसर्स में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। सबसे पहले अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम। हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम था उसके सामने एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करने की ट्राई करी है। कैसे? हमने सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, ये बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया है। ये अल्टरनेटिव है वर्ल्ड बैंक के लिए, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ब्रिक्स की एक अरेंजमेंट है जो कि फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन मेंबर्स को कभी किसी भी हालात में करेंसी में या देश में कभी क्राइसिस देखने को मिलते हैं तो उनको हर बार आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है लोन के लिए। अभी ब्रिक्स जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपने कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो ट्रेड है वो लोकल करेंसीज में बढ़ाया जा रहा है और डी डॉलराइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अब इतने सालों तक जो सारा व्यापार था, जो इंटरनेशनल ट्रेड था, वो डॉलर्स के बेसिस पे चल रहा था। अगर कल को मार्केट में डॉलर्स में फ्लक्चुएट आती है तो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन लिंकेज है वो पूरा खराब हो जाता है और देश पूरे पूरे कर्जे में चले जाते हैं। इस वजह से हमको लोकल करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए और डी डॉलराइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मतलब हम सिर्फ अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। ये प्रपोजल भी लेके आया गया था कि हमको ब्रिक्स पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि शेयर्ड क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म की बात करता है। ये बेसिकली वही चीज है जिसकी वजह से ये चीज दोबारा न्यूज में आई है। एक स्विफ्ट करके एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो वेस्टर्न डोमिनेटेड है, मतलब वहां पे जो यूएसए का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो इस वजह से ब्रिक्स ने अपने एक ब्रिक्स पे जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की यहाँ पे बात करी है। उसके बाद जो ब्रिक्स की एंटी टेररिज्म स्ट्रेटेजी है, मेंबर कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करते हैं काउंटर टेररिज्म का एफर्ट्स को लेके, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और कोई भी टेररिज्म को फाइनेंस ना करे, ये ध्यान रखा जाता है। फिर ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव है डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन, कि हम एज अ मेंबर कंट्री ब्रिक्स के मेंबर होने के नाते हम कभी भी हमारी जो लैंड है उसको कभी भी सेफ हेवन नहीं बनने देंगे किसी भी करप्शन के फॉर्म के लिए। ठीक है, एंटी करप्शन कोऑपरेशन के ऊपर काम करा जा रहा है और ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू इन चीजों को बिल्ड करा जा रहा है। फिर जो ब्रिक्स की पार्टनरशिप है फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत एक रिसेंट इनिशिएटिव है जो कि जो इमर्जिंग हेल्थ चैलेंजेस है उनकी बात करता है। क्योंकि होता क्या है, अगर देश में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो रिचर सेक्शन ऑफ कंट्री है वो जल्दी उससे ऊपर जाता है, बट जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ब्रिक्स इन्हीं पर्टिकुलर सेक्शन पे यहाँ पे फोकस करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये कुछ हुए की इनिशिएटिव्स। अगर हम समझे कि ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है इवन इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, या पूरी एज अ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जिससे वो काम कर रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया की मेंबरशिप से पहले ही जो ब्रिक्स ऑलमोस्ट ग्लोबल जीडीपी का 35% और हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 46% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि आने वाले 5 साल में जो 58% जो वर्ल्ड जीडीपी की ग्रोथ है तक पहुंचने वाला है, G7 को भी पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, और इंडोनेशिया को ऐड होने के बाद हमारा जो ग्लोबल जीडीपी और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का शेयर है वो और बढ़ जाता है। जैसे कि न्यू मेंबर्स हमने ऐड करे हैं, ईरान, यूएई और अभी सऊदी अरेबिया भी मोस्ट प्रोबेबली ऐड होने ही वाला है। ठीक है, तो जो ब्रिक्स ऑलमोस्ट ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, जो कि तेल की प्रोडक्शन है, उसका ऑलमोस्ट 44% एरिया कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड भर की जो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी है और जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करी जा सकती है। एंड इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू अ फाउंडिंग मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इंडिया यहाँ पे होल्ड करता है, तो इंडिया के पास बहुत बड़ा सेफ्टी नेट क्रिएट हो जाएगा।
फिर ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लेके आने के लिए ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूएनएससी में रिफॉर्म्स हुए, आईएमएफ में चेंजेस लेके आने हुए, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को चेंज करवाना हुआ, इंटरनेशनल ऑर्डर को और इक्विटेबल बनाना हुआ। ये ग्रुप बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इस ग्रुप को बेसिकली जो G7 का काउंटर पार्ट माना जाता है, जो कि ग्लोबल साउथ की आवाज को और जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की बात करता है। फिर ये ग्लोबल साउथ, जिसको हम साउथ साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ब्रिक्स ने बेसिकली क्या करा है, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को हम इंक्लूड करने की ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे वो मिडल ईस्ट से हो, चाहे वो एशिया से हो, ताकि जितने भी इन कॉन्टिनेंट्स में जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो ग्लोबल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाए, और इनइक्वालिटी और जो अंडर रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में फेस करने को मिल रहे हैं, उन चीजों को रोका जा सके। फिर हमने एक अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक हुआ, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत रिजिलियंट अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म है डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को आगे लेके जाने के लिए। और आने वाले टाइम में अगर डॉलर में ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है तो इन कंट्रीज को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यूजली अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं और कोई भी वेस्टर्न डोमिनेटेड बॉडी इनको इंटरफेयर नहीं कर रही है। फिर जितने ग्लोबल चैलेंजेस है उसको एड्रेस करा जा रहा है। ठीक है, ब्रिक्स ने एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करा अपने मेंबर्स को, जहां पे वो अपनी पोजीशंस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जो इश्यूज चल रहे हैं, ब्रिक्स फोरम पे आके आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हो। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, अभी जो 2025 की ब्रिक्स समिट हुई थी, उसमें सब ने मिलकर पहलगाम टेररिस्ट अटैक को बहुत क्रिटिसाइज करा था ओपनली, और जो ईरान में जो उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे यूएसए ने बॉम्बिंग करी थी, उसको भी क्रिटिसाइज करा गया था। बेसिकली एक ऐसा फोरम है जहां पे हर मेंबर कंट्री का एक पोजीशन कोऑर्डिनेट करी जा सकती है। ये तो होगी सिग्निफिकेंस की बात। अगर हम बात करें कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, चैलेंजेस बहुत जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए। चैलेंजेस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने अगर उस चीज की अच्छाई समझ ली है, उसकी सिग्निफिकेंस समझ ली है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, राइट। अगर ब्रिक्स को चैलेंजेस फेस करने को अगर एक्नॉलेज करेंगे, तभी हम उसके वे फॉरवर्ड सोल्यूशन की बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ब्रिक्स में ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसीज भी हैं, जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इजिप्ट। कुछ कंट्रीज में अथॉरिटेरियन रिजाइम्स भी है, जैसे चाइना, रशिया और ईरान। तो इन कंट्रीज को आपस में पॉलिटिकल जो उनकी आइडियोलॉजी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चाहे इनके आपस में बीच में जितने अच्छी रिलेशंस क्यों ना हो, बट अगर पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी बहुत डाइवर्स है तो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ये जो गवर्नेंस का मॉडल है ये डिफरेंट है, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और जो ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, यहाँ पे दोनों ग्रुप्स में मतभेद देखने को मिलता है। उसके बाद चाइना की डोमिनेंस। चाइना की इकोनॉमी ने इतना ज्यादा ओवर शेडो कर दिया है बाकी मेंबर्स को, कि जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, खास करके इंडिया के लिए। जो बीजिंग का, मतलब जो चाइना का डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है, हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो पूरी ग्रुप की जो फंडामेंटल है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको तालमेल को खराब कर रहा है। और चाइना ने अभी क्या पॉलिसी स्टार्ट कर दी है कि जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाई लोन्स ऑफर कर रहा है। इवेंचुअली वो कंट्रीज लोन्स को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, तो चाइना उनके एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, डेट ड्रिवन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। क्या बोलते हैं, डेट ड्रिवन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इसकी और टर्म क्या है, चेकबुक डिप्लोमेसी भी इसको बोला जाता है। तो चाइना ये स्टांस फॉलो कर रहा है जो कि पूरे ब्रिक्स की फंडामेंटल को खराब कर रहा है। हम यहाँ पे ये बात करके आए हैं कि ब्रिक्स के पास इतना इंपॉर्टेंट अच्छा पोटेंशियल है, इतना अच्छा स्कोप है कि वो ईयू को और G7 को ऑलरेडी अगर ओवरशैडो कर चुका है, उसको पीछे छोड़ चुका है। सिर्फ अगर चाइना के डोमिनेंस की वजह से ग्रुप में डिफरेंस आ जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें इकोनॉमिक कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ जो देश है वो सिर्फ कमोडिटी एक्सपोर्टर्स हैं, वो मतलब सामान भेज रहे हैं, माल भेज रहे हैं, जैसे रशिया, ब्राजील, सऊदी अरेबिया। फिर कुछ कंट्रीज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पावर्स हैं, जैसे चाइना हुई। फिर कुछ कंट्रीज जैसे सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक्स पे ही काम कर रही है, जैसे कि इंडिया हुई, जिसकी वजह से आपस में इनको ट्रेड में प्रायोरिटीज में बहुत कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड इम्बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें आपस में भी ट्रेड का बैलेंस नहीं है। इतने एफर्ट्स करने के बाद भी जो मेंबर्स के बीच का ट्रेड है, वहां पे बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है, खास करके चाइना और बाकी की जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं। मैंने बताया ना, चाइना वही डेट ड्रिवन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहा है, तो जो ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होगा वो नेचुरली चाइना और बाकी नेशंस में ज्यादा होगा। फिर बायलेटरल टेंशन बहुत ज्यादा है। कुछ कंट्रीज जो ऑलरेडी इनका पार्ट है, जैसे इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान,
इजिप्ट, इथोपिया, ये जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत या जियोग्राफिकल लेवल पे अभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी डिस्प्यूट्स में ऑलरेडी एंगेज्ड है, बट दे आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इंडिया चाइना की रिवलरी है, अब रीजनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान में, इजिप्ट और इथोपिया की आपस में नहीं बन रही है, बट इवेंचुअली ब्रिक्स के अंडर आ गए हैं ये। तो जिसकी वजह से जो ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्रेजाइल हो गया है। और सबसे जो बड़ा चैलेंज इसके लिए अभी ब्रिक्स को फेस करना पड़ रहा है कि ब्रिक्स को एशियन नाटो का एक लेवल दे दिया है। नाटो मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूएसए ने डोमिनेट करी हुई है, वैसे ही ब्रिक्स को एशियन नाटो का एक सिंबल दे दिया है। वेस्टर्न नेशंस क्या बोल रहे हैं, खास करके यूएसए, कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को सिर्फ एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के लिए डेवलप करा जा रहा है। आपके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, कोई वो चीज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की नजरों में सस्पिशन खड़ा होता है और जियो पोलिटिकल टेंशन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चैलेंजेस अभी फेस करने को पड़ रहे हैं जो ब्रिक्स को अभी एट प्रेजेंट ये सब चल रहा है। बट अगर हम बात करें इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, चैलेंजेस को ओवरकम करके इसकी सिग्निफिकेंस को कैसे और एनहांस करा जा सकता है, इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको शेयर्ड इकोनॉमिक और डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बट ब्रिक्स मेंबर एक कॉमन विजन शेयर करते हैं, ग्रोथ को लेके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके और पॉवर्टी रिडक्शन को लेके। तो आपको इन्हीं प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल बनाते हुए इनके ऊपर काम करना चाहिए, अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए। फिर हमको इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड में फेयरर प्रैक्टिस लेके आनी चाहिए ताकि ट्रेड इम्बैलेंस को कम करा जा सके, खास करके चाइना और बाकी मेंबर्स के बीच में डाइवर्सिफाई करने का पड़ेगा ट्रेड। ज्वाइंट वेंचर्स को बूस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, खास करके ब्राजील हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ईरान हुआ, यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमको यील्ड देके जाएगा। फिर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का रोल है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमको लोकल करेंसी को एक्सपेंड करना चाहिए, जो लेंडिंग और जो फंडिंग प्रोजेक्ट्स है वो लोकल करेंसीज में बूस्ट करने चाहिए ताकि हर मेंबर को यहाँ पे फायदा देखने को मिले। और खास करके स्मॉलर नेशंस को यूजली होता क्या है, जो स्मॉलर नेशन है मतलब जो डेवलपिंग नेशन है, बट वो अभी इतने अमीर नहीं हो पाए हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक को और स्ट्रेंथन करेंगे तो हम वहां पे इंक्लूसिविटी और उनकी जो मेजर इकोनॉमीज, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं। जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको और फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हुए ब्रिक्स अपनी ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव कर सकता है, कुछ डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर में चेंज करके, एक स्मॉल सेक्रेटरीट को बिल्ड करके, ताकि कंटिन्यूटी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन समिट्स के बाद भी चलता रहे। और सबसे जरूरी चीज, हमको डी डॉलराइजेशन पे, स्ट्रेटेजिक डी डॉलराइजेशन करने पे ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, बायलेटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे लोकल करेंसी में, ब्रिक्स पे करके जो प्रपोजल है उसको हमको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। जैसे कि स्विफ्ट है वैसे ही हमको एक ब्रिक्स पे डेवलप करना है सिमिलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को जल्दी से जल्दी लोकल करेंसी में करा जा सके। फिर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको लोकल करेंसीज में लेंडिंग करनी चाहिए। और हमको एक बास्केट ऑफ करेंसीज को एक्सप्लोर करना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, R5। क्या बोलते हैं, R5। बेसिकली क्या मतलब हुआ, हमको एक शेयर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट बनाना चाहिए जो कि ब्रिक्स करेंसीज के ऊपर होना चाहिए, जैसे इंडिया का रुपी, फिर चाइना का जो येन है। ठीक है, इस ऐसी चीजों को हमको आपस में एक बास्केट क्रिएट करनी चाहिए जिसमें ट्रेड वैल्यूएशन में एनहांसमेंट होगी और हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की ओर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने बात करी कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें तो जो ब्रिक्स है उसमें अगर हम कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए, उसको और फाइनेंशियली इंटीग्रेट करें और उसकी स्ट्रेटेजी यूनिट के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो ये बहुत पावरफुल ब्लॉक के रूप में इमर्ज हो सकता है, खास करके जो कि ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन को और आगे लेके जाएगा। अगर हम हमारे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस को एड्रेस करते हैं, इंट्रा ग्रुप कोऑपरेशन को एनहांस करते हैं, तो जो भी वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम है, चाहे वो आईएमएफ है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो यूएनएससी है, उसको बहुत बड़े लेवल पे चैलेंज करा जा सकता है, जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ भी बिल्ट होएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स फुलफिल होंगे और पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और इंडिया की जो 2026 की चेयरमैनशिप है, इंडिया 2026 में चेयरमैनशिप बेसिकली अज्यूम करने वाला है ब्रिक्स की, इस वजह से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था डिस्कस करने के लिए। ठीक है, जो इंडिया जब 2026 की चेयरमैनशिप अज्यूम करेगा तो इंडिया के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल अपॉर्चुनिटी है इस विजन को शेप करने के लिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिक्स। हमने देखा कैसे इसकी एवोल्यूशन हुई, कौन से मेंबर स्टेट्स इसमें प्रेजेंट है, क्यों न्यूज में चल रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है, की इनिशिएटिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं और इवेंचुअली वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उनको ओवरकम करने के लिए। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिक्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।